हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय शाइस माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो में हम एक और पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। तो 1830 में यूरोप में ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप आ गई। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी वाला जो टाइम पीरियड था, उन टाइम पीरियड में जो यूरोप की पॉपुलेशन है ना, उसमें एक पॉपअप हुआ और वो इनॉमरस इंक्रीज़ हो गया वहाँ पे पॉपुलेशन का। और यूरोप के अलावा जो अदर कंट्रीज़ थी यूरोप में, ठीक है, उनमें एम्प्लॉयमेंट और जॉब होता है ना, तो वहाँ पे जो जॉब लेने वाले होते हैं और एम्प्लॉयमेंट होता है, तो वहाँ पे जॉब लेने वाले लोग ज़्यादा आ गए, एम्प्लॉयमेंट की कमी होने लगी, पॉपुलेशन कुछ इस हद तक बढ़ गई थी। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि रूरल एरियाज़ में उन लोगों को जॉब नहीं मिलती थी, तो जो गांव के लोग थे वो गांव से शहर में आ रहे थे। शहर में एक और प्रॉब्लम थी, जो कस्बा हुआ करता था, टाउन्स वगैरह जो हुआ करते थे, उनको एक अलग टाइप का कंपटीशन फेस करने को मिला। बिकॉज एट दैट टाइम जो चीप मशीन में गुड्स हुआ करती थी, इंग्लैंड से इम्पोर्ट हुआ करती थी, ठीक है। और इंग्लैंड में जो मेन इंग्लैंड हुआ करता था ना, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी पहले ही आ गया था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और मतलब आने को तो बहुत सारी जगह पे आ गया था, बट जो इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था वो बहुत ज़्यादा एडवांस हुआ करता था बाकी के अदर कॉन्टिनेंट से, ठीक है। तो अगर किसी एक एरिया में लोग मशीन मेड गुड्स बना रहे हैं, उनको सस्ते दाम में सेल कर रहे हैं, भले से वो गुड्स कैसा भी, ऑफ कोर्स क्वालिटी अच्छी होती थी उनकी, बट अगर वो लोग सस्ते दाम पे सेल कर रहे हैं तो जो लोग हैं ना, वो सस्ते की तरफ ही भागते हैं, वो कोई महंगा सामान नहीं लेगा किसी का भी। तो जो टाउन के जो लोकल जो आर्टिशंस हुआ करते थे, जो ये जो क्राफ्ट पर्सन्स हुआ करते थे, उनको एक अलग ही लेवल का कंपटीशन फेस करना पड़ा था। अच्छा, ये बहुत ही प्रोमिनेंट देखा गया टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, ठीक है, जो कि घर में भी औरतें भी कभी कभी काम करती थी। जो स्मॉल वर्कशॉप हुआ करते थे, वो भी इसमें कभी कभी मैकेनाइज्ड हुआ करते थे, तो यहाँ पे उनको एक अलग सा कंपटीशन देखने को मिला। बात करें अगर दूसरे रीजन, यूरोप के दूसरे रीजन के बारे में, जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी अभी भी पावर पे थी, वहाँ पे जो पीजेंट थे ना, वो स्ट्रगल कर रहे थे। बिकॉज पीजेंट्स को वहाँ पे एक तो फ्यूडलिज्म का जो प्रोसेस था वो बैन हो रखा था, नेपोलियन ने बैन कर रखा था, नेपोलियन गया, उसके रूल्स भी गए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जो पीजेंट थे वो फ्यूडलिज्म के अंडर में वो वर्क करते थे। मतलब फ्यूडलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अभी भी वहाँ पे चल रहा था। जो फ्यूडल ड्यूज थे वो एक लिमिट से ज़्यादा बर्डन बन के इनके सर पे घूम रहे थे। ऑब्लिगेशंस भी थे, उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो खुद का लिवलीहुड चला सकें। बदले में इनके जो फ्यूडल ड्यूज थे वो इतने ज़्यादा हो गए थे, विद इंटरेस्ट के साथ की मैं बात कर रही हूँ, कि वो लोग, उन लोगों को पे करने में दिक्कत हो रहा था। जो फूड के जो प्राइसेस थे वो भी बढ़ रहे थे, जो हार्वेस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था। और इन ओवरऑल इन सबको मिला करके पूरे टाउन में, पूरे कंट्री में एक ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप भी आ गई थी। आप इसको फेमाइन भी कह सकते हो इन शॉर्ट, बट कोई बात नहीं है। बाद में आप देखोगे 1848 एक ऐसा ईयर था जहाँ पे फूड शॉर्टेजेस होने लगे थे, और जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, वो एक लिमिट से ज़्यादा फैलने लगा था। और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो पेरिस की जो पॉपुलेशन होती है वो रोड पे आ जाती है, जो बैरिकेड्स होते हैं वो इरेक्ट कर दिए जाते हैं। और इन सब चक्कर में जो लुइस फिलिप होता है, जिनको जो लिबरल नेशनलिस्ट ने बैठाया होता है, मैंने बताया था ना इसके पहले वाले वीडियो में कि 1815 में कंजर्वेटिव्स वाली जो डायनेस्टी थी वापस आ गई थी, बर्बन डायनेस्टी। फिर उसको बाद में लिबरल नेशनलिस्ट ने उसको उखाड़ के बाहर फेंक दिया एंड उसकी जगह पे लुइस फिलिप को बैठाया। तो ये जो सारी कंडीशन थी, फूड की जो शॉर्टेजेस हो रही हैं, बाकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, वो लुइस फिलिप से देखा नहीं गया, नॉट लाइक देखा नहीं गया, उनसे संभाला नहीं गया, तो वो छोड़ के चले गया, मतलब वो भाग जाते हैं, ठीक है। अब जब किंग ही चला गया तो भैया कौन सा मोनार्क, कुछ नहीं, ठीक है, कुछ भी है ही नहीं। तो वहाँ पे कहा गया कि चलो अब किंग है ही नहीं, अब हम एक अलग से नेशनल असेंबली बनाएंगे जो कि रिपब्लिक बेस्ड होगा, जो मतलब रिपब्लिक होगा वो। और हम जितने भी अडल्ट मेल हैं, जो 21 ईयर्स प्लस जिनकी एज है, जो 21 साल के ऊपर के जितने भी मेल्स हैं, हम उनको यूनिवर्सल राइट टू सफरेज देंगे। यूनिवर्सल अभी भी नहीं है, जस्ट बिकॉज जब वुमेन को मिलेगा तब माना जाएगा ये यूनिवर्सल है। अभी भी बस ये मेल्स को मिला था जो कि 21 साल से ऊपर के थे, ठीक है। और उनको ये कहा गया कि चलो ठीक है, आपको राइट टू वर्क, आपको काम करने दिया जाएगा। जो नेशनल जो वर्कशॉप हुआ था एट दैट टाइम, ओपन हुआ था, उसमें उन लोग को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया गया। अब ये जितने भी हुए थे ना, ये क्यों हुए थे और क्यों राजा को भागना पड़ा था, किंग को, लुइस फिलिप को? बिकॉज अर्लियर 1845 में क्या हुआ था, जब ये फूड शॉर्टेजेस चल रहे थे, क्योंकि ये तो 1830 से चल रहा है ना, ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप यूरोप में, तो 1845 तक आते आते बहुत सारे जगह पर रिवॉल्ट हो गया था, ठीक है। तो ऐसे ही एक विलेज था, विलेज और टाउन वॉट एवर जो भी है, ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम मेंशन कर रखा होगा, आई थिंक, यस, देख लेना आप लोग। या 1845 में वीवर्स होते हैं, फिर वो रिवॉल्ट कर देते हैं अपने मालिक के अगेंस्ट में, मतलब जो उनका कॉन्ट्रैक्टर होता है उनके अगेंस्ट में। क्यों, क्या होता है? क्योंकि जो ये वीवर्स होते हैं ना, वो रॉ मटेरियल इसको मतलब देते होते हैं, मतलब सप्लाई करते होते हैं रॉ मटेरियल,
और ये बदले में जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना उसको जितने भी वीवर्स को ये ऑर्डर देता है कि हमको इतने चाहिए अपने फिनिश्ड टेक्सटाइल्स के लिए। बट जब बाद में टेक्सटाइल वगैरह जब सब प्रिपेयर होकर कॉन्ट्रैक्टर को मिलती हैं, उसके बाद में वो उनकी पेमेंट को रिड्यूस कर देता है। इस पे जो वीवर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, उसके बाद में वो रिवॉल्ट कर देते हैं, ठीक है। और एट दैट टाइम जो न्यूज़ थी उसकी कवरेज तो हो ही रही थी, तो ये बात पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस है। अगेन एक और ऐसे एक विलेज था जहाँ पे कॉटन वीविंग इंडस्ट्री थी। मतलब विलेज में इंडस्ट्री कहाँ से आएगी, बट हाँ वहाँ पे वो उस विलेज में जो कॉटन वीविंग का जो ऑक्यूपेशन था ना वो बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड था। तो वहाँ के जो वर्कर्स थे ना उनको बहुत ही ग्रीड होती थी कि नहीं हमें जॉब चाहिए, मतलब वहाँ पे कंडीशन इतनी ख़राब थी कि वर्कर्स को कोई सा भी जॉब दे दो चलेगा। तो इन लोगों ने जो जो कॉन्ट्रैक्टर्स हुआ करते थे वो वर्कर्स को एक लिमिट से ज़्यादा इन्होंने हायर करा। क्यों हायर करा? क्योंकि उन लोगों को नीड थी वर्क की। अब अगर आपको किसी को नीड है वर्क की तो आप उसको हायर करोगे, बेसिकली आप कम ही प्राइस पे हायर करोगे, क्योंकि नीड तो उसको है ना, आपको तो है नहीं। कॉन्ट्रैक्टर के पास तो बहुत सारे ऐसे वर्कर पड़े हुए हैं, बट जितने भी थे उनको अर्जेंट नीड होती थी जॉब की, बिकॉज एट दैट टाइम लोगों के पास पैसे ऐसे कुछ थे नहीं, उनको जॉब की नीड थी। तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी सोचा कि हाँ ठीक है, इन लोगों को नीड तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, हम इन लोगों को हायर कर लेंगे, बदले में इनको पैसे कम दे देंगे और ये लोग मान जाएंगे, बिकॉज अभी इन लोगों को नीड है। यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है, आप यहाँ से कॉपी मत कर लेना, ठीक है। अब बस एक कहानी की तरह से सुनते जाओ। अब इस पूरे जो भी ये प्रोसेस हुआ, इसके रिजल्ट क्या है? 4 जून को 2 बजे दोपहर में, ठीक है, बहुत लार्ज क्राउड, मतलब जो वीवर्स थे ना उनका एक बहुत भारी तादाद में वीवर्स आए, अपने घर से बाहर निकले, और जितने भी मेंशंस हुआ करते थे, मेंशन मतलब एक घर, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर के जो घर हुआ करते थे उनको पहले मेंशन बोलते थे, लाइक जो भी नाम होगा उनका आगे उनके मेंशन लगा दो तो पता चलता था कि हाँ ये इनका घर है। आपने कभी टीवी सीरियल्स में देख रखा होगा। तो ये लोग सारे एक साथ भीड़ में गए, उनको बोले कि हमें हमें हमारा राइट दो, राइट इन द सेंस कि हमें हायर वेजेस दो, हमारे वेजेस हाई करो, हम मानते हैं हमें जॉब की नीड है, बट फिर भी आप हमारे साथ ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत है, हम आपको उतना काम करके दे रहे हैं तो हमारे आप वेजेस हाई करो, ठीक है। अब इसने सुना है नहीं। अब अगर आपके पास इतने सारे से लोग आ रहे हैं भीड़ में, आप अकेले हो तो आप क्या ही कर लोगे, और अगर आप कुछ करना भी चाहोगे तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है ही नहीं। तो इसने कुछ किया नहीं, ना ही ढंग से इन लोगों को ट्रीट करा, तो इन लोगों ने अटैक कर दिया इनके हाउसेस पे, कॉन्ट्रैक्टर के हाउसेस पे। जितने भी रिकॉर्ड्स थे, जितने भी इनके ड्यूज़ थे, फ्यूडल ड्यूज़ थे, सबको, सारे रिकॉर्ड्स को फाड़ के फेंक दिया इन लोग के। मतलब प्लंडरिंग जो होता है ना वो वहाँ पे शुरू हो गया। और जो सप्लाईज था क्लोथ का, वो इन लोगों ने जो भी सप्लाईज वगैरह कर रखे थे उनको जला वला दिया। कॉन्ट्रैक्टर को अपने फैमिली को लेकर के वहाँ उस गांव से दूसरे गांव में भागना पड़ा। बट हाउएवर वो कॉन्ट्रैक्टर इतने ज़्यादा मतलब ख़राब होते थे सब कि उनकी जो किस्से कहानियाँ थी पूरे ऑल विलेजेस, जितने भी विलेजेस थे एट दैट टाइम, सभी में फेमस थी। तो उनको कहीं पे भी शेल्टर नहीं मिला। वापस से 24 घंटे के बाद वो सारे कॉन्ट्रैक्टर आते हैं तो वो अपने आर्मी को डिप्लॉय कर देते हैं। तो वो जो आर्मी को जब डिप्लॉय करते हैं, ऑब्वियस सी बात है पैसा ही सब कुछ होता है। तो जब वो आर्मी को डिप्लॉय करते हैं तो आर्मी जो होती है वो कॉन्ट्रैक्टर की फेवर में काम करती हैं। देन अगेन जो 11 वेवर्स होते हैं उनको मार दिया जाता है। ऐसा तो कुछ सीन हो रखा था एट दैट टाइम। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। 1848 में जो रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स के बारे में जानते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, सो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया आप लोग को कि जो फरवरी में जो इवेंट हुए थे 1848 में फ्रांस में, उस वजह से मतलब जो भी भूखमरी की हालात चल रही थी, इकोनॉमिक हार्डशिप की जो भी हालात चल रही थी, फेमाइन्स वगैरह आए थे। फेमाइन का कहीं नाम नहीं दिया है बट स्टिल वहाँ पे हार्डशिप वगैरह हो रखा था, ठीक है, इकोनॉमिक वाला, और फूड शॉर्टेजेस भी हो रखे थे। तो आप कह सकते हो कि वो फेमाइन से कम नहीं था। आपकी बुक में बस वो वर्ड ही मेंशन नहीं कर रखा है। तो जो भी ये इवेंट हुए थे फेब में 1848 में, जिसकी वजह से एम्परर को भागना पड़ा था लुइस फिलिप को, उसके बाद में करा गया था कि चलो ठीक है अब तो एम्परर चला गया, अब जो भी था मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अब वो जा चुका है। क्योंकि जो ये एम्परर था ना लुइस फिलिप, ये भी बहुत ही ज़्यादा कोई डेमोक्रेटिक एम्परर नहीं था, कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं था। बस इसका ये था कि जो ओल्ड एरिस्टोक्रेसी है, सॉरी जो ओल्ड ऑटोक्रेटिक मोनार्क था, जो बर्बन डायनेस्टी का लुइस 14, 15, 16 जो भी आए थे, वो उस पर बेस्ड नहीं था। जो नेपोलियन बोनापार्टे ने जो थोड़े से रिफॉर्म करे थे वो थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन की तरफ इसका ज़्यादा ध्यान रहता था, इस वजह से इसको इन लोगों ने एम्परर बनाया था। बाकी हाँ डेमोक्रेटिक तो वो भी नहीं था, खैर जो लुइस फिलिप था वो। उसके बाद वो भाग जाता है, ठीक है, 1848 में। तो उसके बाद में ये लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है अभी तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ही नहीं, अब हम लेके आएंगे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और अब रिपब्लिक होगा। और यहाँ से हम सफरेज जो यूनिवर्सल मेल सफरेज है, नॉट फीमेल, अभी भी फीमेल को इंक्लूड नहीं करा गया है,
तो जो मेल सफरेज हैं उनको राइट, जो वोटिंग राइट्स हैं वो देना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया, ये डिसाइड हुआ कि जो 21 ईयर्स प्लस है उसको हम लोग वोटिंग राइट्स देंगे। अब इतना सब करने के बाद ये चीज़ें कहाँ पे हुई थी? ये तो फ्रांस में हुई थी। बाकी का जो यूरोप का पार्ट है जहाँ पे इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट है, मतलब नेशन स्टेट तो नहीं थे खैर, अभी तक कोई भी कंट्री नहीं बना था, ना जर्मनी कंप्लीट बना था, ना इटली बना था, ना पोलैंड बना था, ना कोई, मतलब कोई भी कंट्री एक यूनिफाइड कंट्री नहीं था। वहाँ पे बहुत सारे से कास्ट क्रीड, मतलब बहुत ही एथनिसिटी के लोग रहते थे जो अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोला करते थे, ठीक है। तो अभी तक समझ लेना कोई भी कंट्री नहीं बना है, सारे के सारे नेशन स्टेट हैं जो किसी न किसी एथनिक चीज़ों पे बेस्ड है। अब वो लैंग्वेज हो सकता है, बाकी रिलीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इतना चीज़ें फ्रांस में देखने के बाद में जो बाकी के जो अभी नहीं बने थे नेशन स्टेट थे, वो उन्होंने ये कहा, लाइक जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, इनके जितने भी मेन एंड वेमेन थे लिबरल मिडिल क्लास के, वो एक साथ आते हैं, बोलते हैं कि हमें भी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन। लाइक फ्रांस में इतना सब हो रहा है तो हमें भी चाहिए। और इन्होंने जो फ्रांस में जो भी चीज़ें, जो भी अनरेस्ट वगैरह, जो पॉपुलर अनरेस्ट वगैरह स्टार्ट हुई थी, उसका एडवांटेज लेते हुए इन लोगों ने भी कहा कि मतलब इन लोगों ने डिमांड करी कि हमें भी नेशन स्टेट को क्रिएट करना चाहिए जिसका बेसिस होगा पार्लियामेंट, मतलब वो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा और हमें प्रेस का जो फ्रीडम है वो मिलेगा, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मिलेगा। मतलब बेसिकली इन लोग को अभी तक यही सारे फ्रीडम पता थे, ऐसा नहीं है कि कुछ पता नहीं था। ये दोनों यहाँ पे इसलिए मेंशन करा गया है कि किस चीज़ को लेके ज़्यादा ह्यूमिलिएट करा गया इन लोगों को। सेंसरशिप के बारे में बात करें हमने, प्रेस वाले खुद ही परेशान थे उन सबसे, नेपोलियन से, बाकी उसके बाद भी जो ये कंजर्वेटिज्म वाले जो लोग आए, जिसकी आइडियोलॉजी कंजर्वेटिज्म वाली थी, उनसे प्रेस वाले खुद ही परेशान थे। तो इन लोग को लगा कि पहले हमारे लिए ये मैंडेटरी है ज़्यादा, क्योंकि इसने हम लोग को बहुत ही ह्यूमिलिएट करा है, आप हमको एक साथ आने भी नहीं दे सकते हो, ठीक है। हाँ, अभी हमने पोलैंड का भी केस देखा था, वहाँ पे लैंग्वेज को कैसे उन लोगों ने वेपन बना करके यूज़ करा था लैंग्वेज को रशियन ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट में, ठीक है। तो वहाँ पे जब चर्च में एक साथ लोग आते हैं तो उसको उन लोगों को एसोसिएशन बनाने नहीं दिया जाता है और उन लोग के अगेंस्ट में बहुत सारी सी चीज़ें करी जाती हैं, उनको जेल वेल में डाल दिया जाता है। तो इन लोगों को लगा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस और जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इन लोग को और कुछ पता नहीं था, और कुछ पता था, बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो दे रखा है। तो ऐसे जो जर्मन रीजन में ना बहुत लार्ज नंबर में एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनी, जहाँ पे जिसके मेंबर्स थे मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, प्रॉस्परस जो आर्टिसंस हुआ करते थे, वो सारे एक साथ आते हैं। फ्रैंकफर्ट एक सिटी का नाम है, वहाँ पे आते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम जर्मन नेशनल असेंबली को वोट देंगे, ठीक है। जैसे फ्रांस में उनका नेशनल असेंबली बन रहा है, उनको वोटिंग राइट्स दी जा रही हैं, तो वैसे ही जर्मनी में भी ऐसा कुछ बनेगा और उसको वोट हम लोग करेंगे, हम लोग खुद ही पार्लियामेंट बनेंगे, ठीक है। तो 18 मई को 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च करते हैं इन अ फेस्टिव प्रोसेशन, और ये लोग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में आते हैं, ठीक है। मतलब ये लोग खुद ही मिलके एक पार्लियामेंट बन गए थे, ठीक है। सेंट पॉल नाम का एक चर्च होता है, उसके अंदर में ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट आते हैं, अपना ये पार्लियामेंट वगैरह बना करके ये अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। मतलब अभी भी ये लोग डेमोक्रेसी कहीं नहीं लिख रहे हैं, अभी भी इन लोग का ये है कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो जिसका हेड तो मोनार्की रहेगा, वो रहेगा मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही, बट किस पे बेस्ड होगा? वो पार्लियामेंट पे बेस्ड होगा। तो इन लोग को ऐसा लगता था कि डेमोक्रेसी मतलब कुछ नहीं, पार्लियामेंट लेके आ जाओ, वो होता है डेमोक्रेसी, ठीक है। तभी तो हमारी जो कंट्री है इंडिया ना, वो बेस्टेस्ट डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड में, बट वो एक अलग बात है खैर। तो इन लोगों ने ये कहा कि हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कहा नहीं, इन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा और वहाँ पे बोला कि जो हमारा कंट्री है, मतलब जो भी नेशन स्टेट टू बी नेशन स्टेट जो आगे बनेगा, वो उसका वो जो उस पर रूल करेगा वो होगा मोनार्की ही, बट वो पार्लियामेंट पे बेस्ड होगा। और अब ये लोग सोचे कि पार्लियामेंट तो बन गया है, अब मोनार्क किसको बनाए? तो वहाँ पे ना एक प्रशिया के किंग थे फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, तो उनको बोला गया कि चलो ठीक है, पार्लियामेंट तो हम लोग बन गए हैं, आप हमारे मोनार्क बन जाओ। तो ये बोला, जो किंग होता है वो बोला कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, कि तुम लोग मतलब सीधे आके अपना पार्लियामेंट बना दिए और हमको नेक्स्ट डे बोल रहे हो कि हम तुम्हारे किंग बन जाए बिना कुछ सोचे समझे। तो ये किंग था ना फ्रेडरिक विलियम फोर, उसने ये ऑर्डर, नॉट ऑर्डर, दैट वाज अ प्रपोजल काइंड ऑफ, तो उसने वो रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब जब किंग ही नहीं है तो अब ये लोग क्या करें? बहुत सारी सी कोशिश करे लोग, ठीक है, बट
इनके ये लोग कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाए? जस्ट बिकॉज अगर आपको पूरे मतलब पैन कंट्री, मतलब जो भी कंट्री होता है ना, उसके बेसिस पे अगर आपको कंट्री बेस्ड कुछ करना है, नेशन वाइड कुछ करना है, कंट्री तो खैर थी नहीं, बट फिर भी अगर आपको इतने लार्ज स्केल पे कुछ करना है तो आपको मास मोबिलाइजेशन की नीड होती है, आपको मासेस की नीड होती है, आपके पास लोग होने चाहिए, बट आपके पास तो लोग ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनका सपोर्ट लोगों ने नहीं किया था। एट द एंड क्या होता है, एंड में क्या होता है, ये जो पार्लियामेंट है इसको डिसबैंड कर दिया जाता है, जो मिडिल क्लास के द्वारा डोमिनेट किया गया था। ठीक है, इन्होंने बाद में डिमांड करी थी लाइक वर्कर्स की, आर्टिशंस की, बट फिर बाद में उनका भी सपोर्ट नहीं मिला। थोड़े बहुत जो सपोर्ट करते भी थे, जब उन्होंने ये देखा कि भाई यहाँ पे तो राजा ही नहीं है, हम लोग पार्लियामेंट में क्या क्या कर लेंगे, जो मिल रहा है खैर अगर वो भी ना मिल पाए तो हम लोग क्या ही करेंगे, तो इन लोगों ने खैर वहाँ से भी अपना हाथ पीछे कर लिया। नहीं, जो वर्कर्स एंड आर्टिशंस थे उन्होंने अपना सपोर्ट खींच लिया पीछे। एट द एंड जो ट्रूप्स बुलाए गए और असेंबली जो थी, जो पार्लियामेंट जो बनी थी, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, उसको फोर्स करा गया टू डिसबैंड, तो वो वहीं पे ख़त्म हो गई। ठीक है, बात करेंगे अगर पॉलिटिकल राइट टू वुमेन के बारे में, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है शुरू से लेकर के अभी तक। तो जो अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो ये 1848 में जो लिबरल्स का जो रेवोल्यूशन हो रहा था, वहाँ पे जो वुमेन्स थी ना, उन्होंने एक अपना मूवमेंट ऑर्गेनाइज करा। ठीक है, अपने मतलब पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया, अपना न्यूज़पेपर को फाउंड करा। ठीक है, वो लोग पॉलिटिकल मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने लगी, डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह पॉलिटिकल मीटिंग्स सब में उन लोगों ने पार्टिसिपेट करा, और उनको उसके बाद भी ना उनको सफरेज राइट कभी मिली नहीं। ठीक है, असेंबली में इलेक्शंस वगैरह हुए तभी भी नहीं मिली। और जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जब कन्वेन करा गया सेंट पॉल के चर्च में, तो जो वुमेन थी ना, उनको जस्ट एक ऑब्जर्वर की तरह ट्रीट करा गया कि हाँ वो लोग गैलरी में वो लोग खड़ी हैं, चुपचाप से देख रही हैं, उन लोग का और बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। बाद में आप देखोगे जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थे एट दैट टाइम, तो इन लोगों ने लिबरल मूवमेंट को सप्रेस कर दिया। ठीक है, बट उन लोग को पता था कि अब ये लोग ज़्यादा टाइम तक ये किसी को भी सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो इन लोगों ने ये सोचा कि चलो ठीक है, आज सप्रेस कर दिया है, अभी तक सप्रेस करते आ रहे हैं, आगे जाके अगर हम सप्रेस नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे। तो इन लोगों ने ये सोचा कि इन लोगों ने कुछ कंसेशन दे दिया जाए। तो इन लोगों ने कंसेशन के नाम पे जो लिबरल नेशनलिस्ट जो रेवोल्यूशनरीज थे, कुछ अच्छे अच्छे कंसेशन दिए। आइए देखते हैं क्या क्या कंसेशंस दिए। कंसेशन के नाम पे कुछ खास दिया नहीं, जो मैंने बता रखा था ना, जो सर्वटर्म और जो बॉन्डेड लेबर था वो कुछ कुछ जगह पे पहले ही बैन हो रखा था, लेकिन अभी ये सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ना वहाँ पे चेंजेस लाने बाकी थे, जो कि वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले ही हो रखा था। तो जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में ये चेंजेस लेकर के आए, इन्होंने कहा कि हम सर्वटर्म और जो ये बॉन्डेड लेबर है हम उसको अबॉलिश कर दे रहे हैं। जो हैब्सबर्ग डोमिनियन है, मतलब जो हैब्सबर्ग एम्पायर है और रशिया है, वहाँ पे जितने भी ये सर्वटर्म होते हैं, जो भी बॉन्डेड लेबर होता है, हम उसको अबॉलिश कर रहे हैं। ठीक है, जो हैब्सबर्ग रूलर्स जो थे उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई हंगेरियंस के अगेंस्ट में 1867 में। ठीक है, नाउ इसी वीडियो में चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। या सी बात करते हैं जर्मनी के बारे में पहले। तो एट दैट टाइम कुछ लोग इन द सेंस कि यूरोप में कुछ ऐसे लीडर्स थे, कुछ ऐसे लाइक अलग अलग स्टेट के, नेशन स्टेट तो बना था नहीं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के कुछ राजा वाजा थे, जो जर्मनी के लोगों का जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है उसका फ़ायदा उठा के अपने आप को एम्परर प्रोक्लेम करने का काम किया, एंड बाद में फिर खुद ही वो एम्परर बन गए। बाद में फिर उन्होंने भी अच्छे काम नहीं किए। तो देखते हैं जर्मनी कैसे यूनिफाई हुआ। बात करते हैं, अगर हमने आपको बताया था कि जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स थी वो चारों तरफ फैल रही थी। जो मिडिल क्लास था, जो मिडिल क्लास के जर्मन्स थे स्पेशली, उनमें जिन्होंने 1848 में ट्राई करा, जितने भी जर्मन स्पीकिंग कॉन्फेडरेशन है उनको यूनाइट करके वो एक नेशन स्टेट बनाए, जिसका इलेक्शन होगा और वहाँ पे पार्लियामेंट वगैरह सब होगा। ठीक है, तो मैंने अभी जैसे स्टार्टिंग में एक लाइन कही कि कुछ ऐसे भी एम्परर थे, कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इसका गलत फ़ायदा उठा करके खुद एम्परर बन गए। अभी आगे इस बारे में बात करेंगे। आप अगर इटली और जर्मनी की यूनिफिकेशन की बात करोगे तो आपको यहीं से सब समझ में आ जाएगी। तो 1848 के बारे में हमने बात की कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे, लाइक जितने भी जर्मन स्पीकिंग पीपल हैं, जितने भी जर्मन स्पीकिंग कॉन्फेडरेशन है, उनको एक साथ ला करके एक नेशन स्टेट बनाने का इन लोगों ने सोचा था, लाइक वर्क करा था इस पर, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज जो लिबरल इनिशिएटिव थी ना नेशन बिल्डिंग की वॉज हाउएवर रिप्रेस्ड बाई कंबाइंड फोर्सेज। जो प्रशिया, मैंने आपको बताया था प्रशिया में जो लार्ज लैंड ओनर्स है, जबकि प्रशिया ऐसा नहीं था कि पूरा प्रशिया ही जर्मनी के खिलाफ है, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। प्रशिया में कुछ बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, ठीक है, जो ये नहीं चाहते थे कि कभी भी जर्मनी एक यूनिफाइड कंट्री बने। अब ये क्यों नहीं चाहते थे कि जर्मनी एक यूनिफाइड स्टेट या फिर कंट्री बने? बिकॉज देखो, ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो ये काम कर रहे थे, लाइक जो ये एडुकेटेड जो मिडिल क्लास जर्मन्स थे वो नेशनलिस्ट में ही तो आएंगे, लिबरल नेशनलिस्ट में ही तो आएंगे। तो क्या ये बात
मोनार्की जो जितने भी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अलग अलग कंट्रीज़ की बात कर लो, अलग अलग नेशन स्टेट तो नहीं बट हाँ कंट्री भी नहीं थी एट दैट टाइम, बट जो भी आसपास की जितनी भी सराउंडिंग मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है वो उनको पसंद आएगी, कभी नहीं पसंद आएगी। 7 ईयर्स ऑफ वॉर आप जिसको बोलोगे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ में हुआ था, ठीक है, ये इन तीनों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। और ये तीनों थे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो नहीं चाहते थे कि जर्मनी कभी भी यूनिफाइड कंट्री बने एक टाइम पे। और प्रशिया जर्मनी को सपोर्ट करता था, बट प्रशिया ने उस टाइम पे सप्रेस इसलिए करा अपने कंबाइंड फोर्सेस के साथ में, बिकॉज एक्चुअली वो प्रशिया ने नहीं करा था, प्रशिया के लार्ज लैंड ओनर्स ने करा था, बिकॉज प्रशिया के लैंड ओनर्स को सपोर्ट मिल रहा था ये ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के लीडर से, लीडर इन द सेंस जो यहाँ का मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उससे, जो प्रशिया का लैंड ओनर था उसको सपोर्ट मिल रहा था। और प्रशिया के लैंड ओनर्स को लगा कि अगर यहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई या फिर अगर यहाँ पे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गया तो उनका धंधा पानी सब बंद हो जाएगा, इस वजह से पहले इनको कंबाइंड फोर्सेस के साथ में इनको हरा दिया, वहाँ पे यूनिफिकेशन नहीं होने दिया। तो जो प्रशिया के चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वन बिस्मार्क, वो एक आर्किटेक्ट थे इस वाले प्रोसेस के, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम प्रशियन आर्मी के हेल्प से और ब्यूरोक्रेसी के हेल्प से हम यहाँ पे जर्मनी का यूनिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे 7 ईयर्स ऑफ वॉर होता है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ में। बाद में प्रशिया जीत जाता है। छोटे से सेंटेंस में समझाया है, बट मैं फिर कह रही हूँ यहाँ पे एक सेंटेंस का बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है। जब वर्ल्ड हिस्ट्री को बिल्कुल इन डिटेल करेंगे तब जाके इस बारे में बात करेंगे। बस इतना समझ लो इन शॉर्ट समरी में कि क्या कैसे कब हुआ। तो 7 ईयर्स का एक वॉर हुआ था ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ में प्रशिया का, और प्रशिया जीत जाता है उसमें कैसे भी करके। तो एट दैट टाइम प्रशिया के किंग होते हैं विलियम फर्स्ट। तो जनवरी 1871 में, ठीक है, ये जो विलियम फर्स्ट होते हैं प्रशियन किंग होते हैं, उनको जर्मनी का एम्परर बना दिया जाता है। और ये जो सेरेमनी होती है जर्मन एम्परर को बनाने की वो वर्सलीज में होती है। फिर 18 जनवरी से 1871 को ही, मतलब उसके नेक्स्ट मॉर्निंग, जनवरी 1871 में ये हुआ, उसके नेक्स्ट वाले मॉर्निंग में इतनी ठंडी हो रही थी एट दैट टाइम भी, एक असेंबली होती है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे से प्रिंस होते हैं जर्मन स्टेट के, रिप्रेजेंटेटिव होती हैं आर्मीज़ की, इंपॉर्टेंट प्रशियन मिनिस्टर्स होते हैं, इंक्लूडिंग जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ऑटो वन बिस्मार्क, वो भी होते हैं। वो हॉल ऑफ मिरर्स में आते हैं वर्सलिस के पैलेस में, ठीक है। वो अपना न्यू जर्मन एम्पायर को प्रोक्लेम करते हैं और वहाँ पे मतलब वो ऐसा बोलते हैं कि जो नया जर्मन एम्पायर है अब ये हेड करा जाएगा बाय कैज़र विलियम फर्स्ट ऑफ प्रशिया। मतलब ये खुद को बोल रहे होते हैं, ये जो ऑटोमान बिस्मार्क हैं वो ये बोल रहे होते हैं कि वहाँ पे ये प्रोक्लेम करते हैं कि जो ये न्यू जर्मन एम्पायर है अब ये हेड करा जाएगा कैज़र विलियम फर्स्ट ऑफ प्रशिया, ठीक है। किंग होता है ये विलियम फर्स्ट, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। और इसने ऐसा नहीं कि बहुत बुरा काम किया, बाद में जाकर तो ये भी खराब ही हो जाएगा, देखते हैं बाद में क्या होता है इसका, ठीक है, वो कल वाले वीडियो में बात करेंगे। तो जो नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस होता है ना जर्मनी में, वो कुछ इस तरीके से होता है। और इन्होंने कुछ अच्छा सा काम किया, लाइक जो करेंसी को मॉडर्नाइज़ करा, बैंकिंग को, लीगल को, जुडिशियल सिस्टम को, जर्मनी के सबको इन्होंने मॉडर्नाइज़ करा। प्रशियन जो मेजर्स और प्रैक्टिसेस थे बाकी जो पहले ख़राब हो रखे थे, अभी उसको फिर से रीन्यू करवाया, सब अच्छा करा, मतलब पहले से तो बेटर ही करा। बट फिर भी लोगों को तो पता था ना कि ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका फ़ायदा तो किसको हुआ, प्रशिया को हुआ। ऐसा तो था नहीं कि इसका फ़ायदा हो गया ये क्या नाम है जर्मनी को, ऐसा कुछ भी तो फ़ायदा नहीं हुआ, बस उनका कुछ फ़ायदा हो रहा था बिकॉज उनको रिफॉर्म मिल रहे थे कुछ। ऐसा कुछ सीन हुआ इटली के साथ में भी। इटली भी, मतलब इटली के बारे में हम कल वाले वीडियो में बात करेंगे, अभी छोटा सा मैं बता देती हूँ समरी के फॉर्म में कि इटली भी ना पहले बहुत सारे डायनेस्टी में डिवाइडेड थी। मल्टीनेशनल एक हैब्सबर्ग एम्पायर था, आप मैं कल बताऊंगी आपको इस बारे में, वो भी डिवाइडेड थी। उसका भी यूनिफिकेशन कुछ इसी टाइप का हुआ जैसे जर्मनी का हुआ, बिकॉज जर्मनी का कुछ, ठीक है, मानते हैं यूनिफिकेशन हुआ, अच्छी बात है, बट वो पार्लियामेंट या फिर डेमोक्रेसी ये सब वहाँ पे कुछ भी नहीं आया था। बस ये हुआ कि हाँ अब ये जर्मनी एक नेशन स्टेट बन गया है और थोड़ी बहुत यहाँ पे रिफॉर्म्स आने लगी हैं, बस और कुछ नहीं हुआ। सो वीडियो को एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एज यूजुअल, कि जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। नो मैटर व्हाट, आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो कब से नहीं, बट आप एक बार सर को कांटेक्ट कर लो। आप सर को इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मैसेज कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो, सर को मेल कर सकते हो। एंड अगेन मैं फिर बता रही हूँ, टीचर्स बस यहाँ पे दिख रहे हैं, यूट्यूब के लिए हैं, बट हाँ सर की यहाँ पे पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करवाई जाती है, सर खुद ही रिप्लाई करते हैं। तो हरी अप, लेट मत करो, नो मैटर व्हाट, कितने साल हो गए, टाइम दे रखा नहीं दे रखा, आप सर को एक बार कांटेक्ट कर लो, बेनिफिट आपको ही होगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस।